नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे या बोर्ड पे कि हमने कल आरबीसी की बात जो है वो कर ली थी, तो वो अभी इसी पे बोर्ड पे ही था। आरबीसी की कंप्लीट बात कर ली है। तो तीसरा वीडियो ये हमारा है इस चैप्टर का। पहला हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था। दूसरे में प्लाज्मा का कुछ भाग और आरबीसी हमने पढ़ा था। तो आरबीसी के बाद में अब दूसरा जो संगठित पदार्थ है वो आपका आता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि उसका जीवन काल, उसका कब्रिस्तान, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, क्या कार्य होता है, कहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, कितनी संख्या इसकी होती है। तो सब बातें आप लोगों को मैंने करवा दी हैं। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए उन बातों को रिपीट करते रहना है और आपने नोट्स में भी उनको तैयार करते रहना है। आज हम चलते हैं आगे दूसरे संगठित पदार्थ पर, जिसका नाम है आपके डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले हमने जैसे आरबीसी के अंदर बात की थी, वैसे ही हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी में कि डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स हो गया, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और मैं सभी नहीं लिखूंगा, एक में लिखूंगा, मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूँ, यहाँ से देखना। श्वेताणु भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? श्वेत अणु। देखिए, श्वेत अणु इन्हें क्यों बोला जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं इन्हें क्यों कहा गया है, और आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से उनमें क्या पाया जाता है, उनका रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला। अब कुछ जीवों में आरबीसी हीमोग्लोबिन होती ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है कि हमारे अंदर खून लाल है तो सबके अंदर भी लाल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिन प्राणियों के अंदर आरबीसी नहीं हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है तो उनमें रुधिर का रंग लाल नहीं है, रंगहीन हो सकते हैं, वो अन्य किसी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं श्वेताणु। इसको श्वेत अणु क्यों बोला जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये इसमें अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। सो इसका कोई कलर नहीं होता है और ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। क्लियर बात? पहली बात क्लियर। आगे चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात, इसका और क्या नाम होता है। मैंने कल भी वीडियो के अंदर बताया था आपको कि आरबीसी को देखिए रिपीट होता रहेगा, आरबीसी भी साथ साथ रिपीट करता रहूंगा मैं, ध्यान से देखना। और साथ में फिर हम आगे वाला प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, बिंबाणु पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट पढ़ेंगे, उनमें भी ये दोनों रिपीट होती रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कल वाला भी आपकी बातें जो है वो याद आती रहेंगी। इसलिए कोई भी बच्चा बिना वीडियो देखे होमवर्क ना करे भाई, ठीक है ना? कोई फायदा नहीं है, आप काम मत करो, जो आप लोग लिख रहे हो वो मत लिखो, वो किताबों में लिखा हुआ है। जब तक समझोगे नहीं तब तक आप लोग उसका पीछा नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, पहले आप वीडियो देखो, आराम से थोड़ी स्पीड करके देख सकते हो। वीडियो देखो, समझो पहले उस बात को, फिर क्या है उसको लिखो, तभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का जो फ़ायदा है वो उठा पाओगे, वरना किसी प्रकार से आप लोग फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। ओके, चलते हैं आगे। इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम क्या होता है इनका? ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण हो गया, श्वेताणु हो गया, रंगहीन होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और इन्हें एक नाम क्या दिया गया है, ल्यूकोसाइट। जिस प्रकार से आरबीसी का हमने इरिथ्रोसाइट नाम दिया था, वैसे इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ओके, क्लियर। चलते हैं अगले पॉइंट पे। शायद सभी पॉइंट आप लोगों को दिख रहे होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें, देखिए आरबीसी में मैंने आपको बताया कि जो अधिकतर स्तनधारी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो कई बार हम गलत कर देते हैं, ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी आरबीसी मिलते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये तो क्या हो गया, अब तो भूल गए हम। तो ध्यान रखना, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, क्लियर। इसके बाद में आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं, संख्या की। तो देखिए, संख्या आरबीसी से कम होती है। आरबीसी में हमने 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी बात की थी, यहाँ पे 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। संख्या की बात करें तो
संख्या जो होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। तो आप लोग अब अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उससे कितनी कम है। तो आरबीसी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस डब्ल्यूबीसी को दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को कितनी श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। 2 कैटेगरीज ऑफ व्हाइट बर्ड कार्पल्स। देखिए डब्ल्यूबीसी लिख देता हूँ, लिख दिया। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी जो है वो है आपके कौन सी, कणिकाणु में डब्ल्यूबीसी, कणिकाणु डब्ल्यूबीसी, और एक है अकणिकाणु डब्ल्यूबीसी। ये दो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया है। पहली है कणिकाणु के आधार पे और दूसरी है अकणिकाणु के आधार पे। अर्थात ग्रेनुलोसाइट इसको बोला जाता है, ग्रेनुलोसाइट, और प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुल्स होते हैं कण, क्या होते हैं, कण। साइट्स होते हैं अणु। ए का मतलब हो गया ए, और यहाँ पे ए नहीं है तो ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है जीव विज्ञान के हर शब्द में कोई ना कोई लॉजिक है, इसीलिए वो शब्द पड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, इसके अंदर 3 भाग है मुख्य रूप से। 3 प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। तीनों के मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली इसके अंदर जो है जिसके हम लोग बात करते हैं तो वो होती है न्यूट्रोफिल। कौन होती है, न्यूट्रोफिल। कौन है, न्यूट्रोफिल। दूसरी जो है वो है इओसिनोफिल। दूसरी कौन सी है, इओसिनोफिल। 2 नंबर कौन सी है, इओसिनोफिल। 3 नंबर है महत्वपूर्ण, बेसोफिल। तो 3 प्रकार की होती हैं ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। महत्वपूर्ण है, ये रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है डब्ल्यूबीसी, आपको बता देता हूँ। तो 3 हमने डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स के अंदर बांट दिया, कोई समस्या नहीं है। अब 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट्स को हमने 3 भागों में बांटा है, एक तो न्यूट्रोफिल सेल्स, दूसरी इओसिनोफिल सेल्स हो गई, और तीसरी जो है आपकी कौन सी हो गई, बेसोफिल। अब बात करते हैं उसकी। उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अकणिकाणु में, इनमें कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अकणिकाणु मतलब कणिकाएं नहीं होती, कणिकाणु मतलब कणिकाएं होती हैं। ओके, तो अकणिकाणु के अंदर बात करें तो मुख्य रूप से 2 होती हैं। एक तो होती है आपकी मोनोसाइट, एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिम्फोसाइट लिख देता हूँ, कोई अंतर नहीं है वैसे तो। लिम्फोसाइट, क्रम से चल लेते हैं, लिम्फोसाइट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मोनोसाइट। तो 2 प्रकार, इस प्रकार डब्ल्यूबीसी के 5 भाग बन गए हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये भाग कणिकाणु डब्ल्यूबीसी के होते हैं। कौन सी डब्ल्यूबीसी के होते हैं, कणिकाणु डब्ल्यूबीसी के होते हैं। एंड एंड लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये आपके कणिकाणु के होते हैं, अर्थात एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी के होते हैं। लिम्फोसाइट को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। आगे बात करेंगे इसकी, 2 भागों में बांटेंगे इसको भी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल होती हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। भाई डब्ल्यूबीसी के हमने ये 5 पार्ट बना दिए, समझ लो बात को। 5 पार्ट के मैंने आपको नाम बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 5 पार्ट तो बता दिए, अब इनके क्या क्या काम होते हैं और क्या करते हैं ये। तो सबसे अधिक संख्या जो होती है वो न्यूट्रोफिल की होती है, और वो होती है 60 से 65%। 60 से 65% सबसे ज़्यादा हो गई। भाई 5 है, 5 में से अकेला 60 से 65% भाग किसने ले रखा है, न्यूट्रोफिल ने ले रखा है। एवं बेसोफिल सबसे कम, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 से 65%, और सबसे कम आपकी कौन है, बेसोफिल है जो 0.5 से 1%
0.5 से 1% मात्रा बेसोफिल की होती है। क्लियर, किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है जो न्यूट्रोफिल एवं बेसोफिल है, एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट, एक न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट। मोनोसाइट की अगर मात्रा की बात करें तो 6 से 8% है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 से 8%। मोनोसाइट की कितनी है? 6 से 8%। ये भक्षण कोशिका होती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। यहाँ लिखता हूँ मैं। एक तो हो गई आपकी न्यूट्रोफिल और एक हो गई आपकी मोनोसाइट। कौन सी हो गई? मोनोसाइट। ये भक्षण कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करती हैं। क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। शरीर के अंदर अगर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव या बाह्य जीव प्रवेश कर जाता है तो उनका भक्षण करके उन्हें मार देती हैं। समझ रहे हो बात को? कौन कौन सी बताई मैंने? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती हैं 60 से 65%। कितनी होती हैं? 60 से 65%। और बेसोफिल और आपके मोनोसाइट कितनी होती हैं? 6 से 8%। जबकि बेसोफिल मैंने आपको बताया सबसे कम होती हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है भक्षण कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न देगा निम्न में से भक्षण कोशिका है, इनमें 4 नाम दे देगा, एक मोनोसाइट छोड़ देगा और तो आपका उत्तर न्यूट्रोफिल होगा। न्यूट्रोफिल छोड़ देगा तो मोनोसाइट होगा। ये भक्षण कोशिकाएं होते हैं जो शरीर के अंदर बाह्य जीव जो प्रवेश करते हैं उनको समाप्त करती हैं। इसके बाद में बात करते हैं बेसोफिल की, जिनकी WBC में सबसे मात्रा कम होती है। उनके अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जैसे हिस्टामिन है, इसके अलावा सीरोटोनिन है, इसके अलावा हिपेरिन है। तो मैंने 3 नाम बताए। कौन कौन से बताए आपको? एक तो बताया हिस्टामिन, ठीक है, एक बताया सीरोटोनिन और एक बताया मैंने आपको हिपेरिन। प्यारे बच्चों, ये 3 नाम होते हैं। ये 3 पदार्थ जो हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? आपके बेसोफिल के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बेसोफिल जो WBC होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन जो है वो पाए जाते हैं। और ये शोधकारी क्रियाओं के लिए लाभदायक होते हैं। शोधकारी, अरे विभिन्न जो रोग हो जाते हैं, 100 प्रकार के जो रोग होते हैं उन पर क्या होते हैं? ये प्रभावित होते हैं या सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की। अगर बात करें, क्योंकि WBC हमें पूरा करना होगा, क्या करना होगा? WBC जो है हमें पूरा करना होगा। एक बात ध्यान रखना, मैं प्लाज्मा के अंदर शायद भूल गया हूँ, सीरम। प्लाज्मा के अंदर शायद मैं आपको सीरम बताना भूल गया हूँ, तो ध्यान रखना सीरम क्या होती है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में से अगर हम रुधिर का थक्का बनाने वाले पदार्थों को हटा दें या सकंदन कारकों को हटा दें, उसके बाद जो शेष प्लाज्मा रहता है उसे सीरम कहा जाता है। ध्यान रखना मेरी बात, मैं आपको बताना शायद भूल गया, या तो बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो शायद मैं भूल गया हूँ, तो इस बात को ध्यान रखना। सीरम किसे कहेंगे? जब प्लाज्मा में से सकंदक कारकों को हटा दें उसके बाद जो प्लाज्मा शेष रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सीरम बोलते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। इसके बाद में इयोसिनोफिल की बात करते हैं। तो इनकी मात्रा 2 से 3% होती है। इयोसिनोफिल की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3% होती है। इनकी अगर बात करें तो ये संक्रमण से बचाव करती हैं। किससे बचाव करती हैं? जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण जो होता है, उससे हमारी ये क्या करती हैं? रक्षा जो है वो करती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये एलर्जी प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होती हैं। किस में सम्मिलित होती हैं? एलर्जी प्रतिक्रिया जो होती है उसमें भी सम्मिलित होती है। तो प्यारे बच्चों, हर एक की हमने मात्रा की जो है वो बात कर ली। लिम्फोसाइट की भी अभी बताने वाला हूँ। 20 से 25% जो है वो आपकी लिम्फोसाइट होती है। 2 प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका कार्य होता है प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व निभाना। प्रतिरक्षा में ये महत्वपूर्ण होती हैं, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमने बात की इयोसिनोफिल की 2 से 3% मात्रा, और शरीर का संक्रमण से बचाव करती हैं और एलर्जी कारकों में सम्मिलित होती हैं। ओके, इसके बाद लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो 20 से 25% बताया आपको। 2 प्रकार होते हैं लिम्फोसाइट के, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट जो होते हैं आपने पहले भी सुने होंगे
ठीक है ना, लिम्फोसाइट। एक तो बी लिम्फोसाइट हो गया और एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, और ये आपके इम्यूनिटी के अंदर काम आते हैं, जो प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। प्यारे बच्चों, WBC आपको दिख रही है। WBC के अंदर हमने क्या बातें की? WBC के अंदर मैंने आपको बताया इनके अन्य नाम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, केंद्रक होते हैं, 6 से 8 हज़ार प्रति घन में इनकी संख्या होती है। ठीक है, WBC को 2 भागों में बांटा गया, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु को ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, अकणिकाणु को एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल आते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करें सबसे अधिक मात्रा वाले होते हैं 60 से 65%। इयोसिनोफिल की बात करें तो 0.5 से इयोसिनोफिल की बात करें तो 2 से 3%, और सबसे कम मात्रा किसकी होती है? बेसोफिल की 0.5 से 1%। फिर अकणिकाणु के अंदर लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। मोनोसाइट की बात की 6 से 8% होते हैं। न्यूट्रोफिल और आपके मोनोसाइट जो होते हैं इनकी अगर बात करें तो ये क्या करते हैं? भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में पहुंचने वालों का मार देती हैं। इसके बाद में हमने जो है इनकी सबकी जो है वो बात कि बेसोफिल के अंदर हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो शोध कार्यों में शामिल होते हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल आपको बता दिया, संक्रमण और एलर्जी से संबंधित। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट, जो क्या काम करते हैं? वो काम क्या काम करते हैं? एलर्जी में जो ये है शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्यारे बच्चों, ये था आपका WBC। क्या था? WBC, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपके प्लेटलेट्स, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट या पट्टिकाणु। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने वाला जो मुख्य घटक हमारे रुधिर के अंदर होता है वो होता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स है। उसकी बात जो है वो करेंगे। ओके, तो उसके बाद आपके जो है अगला जो टॉपिक है शायद रुधिर वर्ग है, ABO रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग अगले वीडियो तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।